अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज भी खूबसूरत मौजू के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी ना एक खूबसूरत तोहफ़ा है जो हमें मिली है, मगर अक्सर हम उसे ख़ुद ही मुश्किल बना लेते हैं। हम सब अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं और यही आदतें हमारी कामयाबी या फिर नाकामी का तयन भी करती हैं। और किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि इंसान आदतों का मजमूआ है। अगर आदत अच्छी हो तो इंसान कामयाब ठहरता है और अगर बुरी हो तो इंसान बर्बाद हो जाता है। और सोचने की बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी आदतों को पाल रहे हैं इस वक्त। क्या वो हमें आगे लेकर जा रही हैं या हमें पीछे धकेल रही हैं। बुरी आदतें चाहे कितनी ही मामूली क्यों ना लगें, ये ज़िंदगी को ना दीमक की तरह खा जाती हैं। अब इन आदतों को कैसे पहचाना जाए या फिर कैसे इनसे निजात हासिल की जाए, पहले तो ये शऊर पैदा करें कि हमें अपनी आदतों को परखना चाहिए। ख़ुद से ये सवाल करें कि ये जो आदत मुझे, जो ये स्पेसिफ़िक आदत है, ये मुझे क्या दे रही है, इन रिटर्न मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है या क्या मेरे से छीन रही है। मिसाल के तौर पर ये जो सिगरेट नोशी करते हैं, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, ये वक्ती तौर पर तो उन्हें सुकून देती है, मगर सेहत, पैसे और ज़िंदगी उनसे छीन लेती है। या फ़जूल जो वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, ये वक्ती तौर पर हमें तफरीह तो लगती है मगर ख्वाब और कामयाबी छीन लेती है हमसे। इसमें ये बात बजा है कि बुरी आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, मगर उसकी जगह कोई अच्छी आदत अपनाने से ना वो जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप फजूल वक्त ज़ाया करते हैं तो उसे किताब पढ़ने में लगा लें। अगर आप गैर सेहतमंद खाने के आदी हैं, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सेहतमंद ग़िज़ा की तरफ रुख कर लें। बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटती है और ना ही वो एक दिन में बनती है। सालों लगते हैं एक किसी भी आदत को डेवलप करते हुए, तो ना ही अच्छी आदत एक दिन में बन पाती है। तो उसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि आपने एक दिन में या आपने किसी वक्त में एक छोटे छोटे से कदम उठाने हैं, वो चाहे बुरी आदत को छोड़ने के हवाले से हो या फिर अच्छी आदत को अपनाने के हवाले से हो। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, इंशाल्लाह वैसा ही होता है। तो जनाब हम भी आगे बढ़ते हैं। और जनाब जिस तरह सर्दी बढ़ती जा रही है ना, तो इसमें बहुत से लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनका दिल करता है कि जनाब ज़रा सी ठंड कम हो ना तो कुछ हम लोग करते हैं। या फिर जिस तरह की सर्दी आजकल पड़ रही है ना, ये तो ज़रा सी कम होने के बजाय मुझे लगता है कि ज़रा सी ना बढ़ती ही जा रही है और मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमारी जो मामलात ज़िंदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होती है और वही मुख्तलिफ़ अफराद सुस्ती और काहली का भी शिकार हो जाते हैं कि हमें हमारा दिल नहीं करता है कि हम अपने बिस्तर से निकल कर कोई काम कर सके। और इवन दो कि ख़ास तौर पर जो जिम जाने वाले जो अफराद है ना, वो भी बात कल पर डाल देते हैं और जो कल कभी नहीं आती है और कल किसने ही देखा है। तो इस खून जमा देने वाली सर्दी में सुस्ती और काहली से बचाने वाले सुपर फूड्स या फिर ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं जो आपको एक्टिव रख सकती हैं, और क्या सुस्ती की वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ वाइटामिन की भी कमी हो सकती है, आज हमने इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अबीरा सलीम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। अबीरा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ाइन। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अबीरा, ये जो सर्दी है आपको पता है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और इतनी सर्दी में कुछ भी नहीं दिल करता, वैसे ही आपको सुस्ती होना शुरू हो जाती है। तो मुझे बताएं कि ऐसे में कौन कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमें एक्टिव रख सकते हैं इस सर्दी में? अच्छा, इसमें यह है कि लाइक सुस्ती तो होती है, उसके साथ हमें मोर न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। बिकॉज एक साइड पे लाइक विंटर्स के अंदर कुछ वायरल डिसीजेज भी फैल रही होती हैं, जिसमें ज़ुकाम है, गला ख़राब होना है, फीवर है, तो सब की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो रही होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज हम विंटर्स तो आ जाता है लेकिन हम अपनी बॉडी को उस तरह से एडजस्ट नहीं करते। लाइक हम विंटर्स आ जाता है लेकिन हम डाइट कौन सी ले रहे होते हैं जो हम समर में इनटेक करते हैं, लाइक होल सीजन वाली डाइट हम इनटेक कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हम विंटर्स के साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी कोऑपरेट नहीं कर पाती, तो हमें वीकनेस भी फील होती है, हमारा गला ख़राब हो रहा होता है, हमें फीवर होता है, इम्यूनिटी लो होती है।
तो जिस तरह आपने कहा सुस्ती और काहली, हाँ। तो मुझे लगता है सुस्ती और काहली हम रात को तो दूर नहीं करेंगे और ना ही जो है दोपहर में दूर करेंगे, हमें उसको ब्रेकफास्ट में ही उसको पूरा करना है। ओके। बिकॉज एवरीवन सुबह उठते हैं, कुछ जॉब्स पे जा रहा है, किसी का घर में काम है, डिफरेंट लाइक आप सारे दिन की एक्टिविटी कर रहे होते, तो ब्रेकफास्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके। जो हम निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मोर डिसीजेस हमें लग रही होती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो रही होती है ब्रेकफास्ट की वजह से हो रही होती है। एक लाइक इंडियन यूट्यूबर समथिंग लाइक उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर लाइक ऑल ओवर द पाकिस्तान पीपल आर नॉट टेकिंग दैट मच प्रोटीन जो उनको लेनी चाहिए। उसकी वजह से हमें जल्दी एजिंग भी आ रही है। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जल्दी एजिंग आ रही है क्योंकि हम प्रोटीन नहीं लेते या डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड नहीं करते। अब आप अगर रात में ज़्यादा देखा जाए, हम रात में प्रोटीन लेते हैं, लाइक चिकन ले रहे हैं, हम बीफ ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हम खा रहे होते हैं। अब रात को प्रोटीन डाइजेस्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में लेने की बजाय हम वही इंक्लूसिव चीज़ें जो हमें ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए हाई प्रोटीन वाली, वो हम रात में ले रहे हैं। लेकिन फिर हम ब्रेकफास्ट में चिकन बीफ ये तो नहीं खा सकते ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम नहीं ले सकते। लेकिन हमें हाई प्रोटीन डाइट इज नॉट ओनली चिकन बीफ एंड मटन। ओके। जितनी भी हमारी लेंटिल्स हैं, हमारी दालें हैं, सूप हैं, वो सारे ही प्रोटीन है। ओके। लेकिन क्योंकि चिकन इज नॉट अकोमोडेट कि वो इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको प्रोटीन कंसीडर कर सके, तो ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्विक, इजी और बेस्ट फॉर विंटर्स। ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर पहले मैं सिंपल बात करती हूँ जो सब बना सके, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव और ये वो सब नहीं बना सकते, तो आप बाजरे का आटा लें। ठीक है। उसमें आप चने का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें यह है डायबिटिक पेशेंट भी इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री होता है। ओके। ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, 1 कप दही ऐड कर लें। ओके। ठीक है। उसके अंदर सीजनल जितनी वेजिटेबल्स है, इम्पॉर्टेंटली उसके अंदर आप शिमला मिर्च, ठीक है, पालक, प्याज, टमाटर, ये आपने चॉप करके उसके अंदर ऐड कर देना। अच्छा। ठीक है। उसके अंदर अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है। अ लिटिल बिट जो है रेड चिली, ठीक है, काट के वो आपने मिक्स करके, और उसको हमने एज अ रोटी नहीं बनाना। ठीक है। उसका पेस्ट बनेगा, ना बहुत ही ज्यादा पतला होगा ना बहुत ज्यादा थिक होगा, वो सेमी लिक्विड होगा। ठीक है। आपने लेस ऑफ ऑयल यूज करना, बिल्कुल भी ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना, और उसको बिल्कुल आपने तवे के ऊपर एक रोटी की तरह ही डाल देना। लेकिन वो आप किसी लाइक चीज से डालेंगे, कोई डोंगी हो, आप उससे उसको फैला देंगे और लाइक वो आप बना लें। ठीक है। एक साइड पे आप हल्का सा ऑयल लगाएं, वो आपका द बेस्ट जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें सोच रहे हैं इसके साथ तो चटनी भी नहीं है, इसके साथ तो चिकन भी नहीं है, तो ये कैसे हेल्दी होगा? हमने जो है वो जौ का आटा लिया है। ठीक है। हमने चने का आटा लिया है, इसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स है, तो ये एक हैंडसम जो है आपका ब्रेकफास्ट, क्विक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा विंटर्स के लिए। ओके। तो दिस इज अ हेल्दी ऑप्शन टू। ठीक है। और इसमें प्रोटीन्स भी आपको मिल जाएंगी? जी बिल्कुल, इसमें प्रोटीन भी आपको मिल जाएगी। आप इसके साथ जो है वो कोई चटनी भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। फिर ये है कि एक सर्टेन टाइम के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सर्टेन टाइम के लिए यू आर लाइक योर बॉडी आर सेटिस्फाइड। अच्छा, दूसरा विंटर्स में शायद फाइबर भी हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी फटीग होती है आपकी बॉडी जो है, उसको वो एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि फाइबर भी है। और उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें यह है विंटर्स में हमें क्रेविंग्स भी हो रही होती हैं, और हम फाइबर लेने की जगह जो है वो डिफरेंट लाइक आइटम्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, बाहर की चीज़ को खा रहे होते हैं, या कोई ऐसे कॉफ़ी है, चाय है, इस तरह की चीज़ें इंटेक कर रहे होते हैं। तो फाइबर में इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप अपनी जो रोटी है उसको आप मत स्किप करें। ठीक है। वो गुड सोर्स है फाइबर की। ठीक है। ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे, जैसे आप बंद ले रहे हो, आप ब्रेड्स ले रहे हो, वाइट ब्रेड ले रहे हो, ठीक है, बाहर से बर्गर इनटेक कर रहे हो, इस तरह की आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जो आपकी घर की रोटी है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है।
अच्छा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 1 मील अपनी ऐसी रखो जिसमें फाइबर इनटेक आपका ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें आप अपनी रोटी ले रहे हो, ठीक है, घर का सालन ले रहे हो, तो वो आपकी फाइबर की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है। और फाइबर ना लेने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जो पूरा चल रहा होता है इंटरनल ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए जो एनर्जी पैकेट्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो वो लाइक टूट फूट के ग्लूकोज में चले जाते हैं और वो ग्लूकोज हमें एनर्जी भी दे रहा होता है, लेकिन फाइबर कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो अगर हम फाइबर इनटेक नहीं करते, इट मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट भी वो सही से नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे, डिजोल्व नहीं हो रहे। तो इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी साथ इनटेक करने हैं, ठीक है, ना कि इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बाहर की चीज़ें, जंक फूड, ये वो। घर की रोटी आप इनटेक करो, ठीक है, आप ओट मिल इनटेक करो, वो फाइबर है, ठीक है, और लेस ग्लूटेन वाली जो चीज़ें हैं वो इनटेक करो, तो उससे आपको अच्छा फाइबर मिलता है। नहीं तो क्या एक नॉर्मल पर्सन है, क्या उसको भी ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको जाना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ये ग्लूटेन फ्री डाइट का हो रहा है ना, तो इवन दो कि जो नॉर्मल है, जिसको कोई मसला भी नहीं है ना, उनको भी शायद ये लगता है कि हमें कोई मसला हो ना जाए तो हमें ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई देखे कोई ऐसा मुश्किल नहीं है या गलत बात नहीं है जाना। जिस तरह से अभी हमारी सिचुएशन चल रही है या हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है या जिस रैंक पे है हम डायबिटीज़ पे, तो मुझे लगता है कि जो डिफरेंट नॉर्मल पर्सन है उनको भी ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि एज सच उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है। हम लाइक बाजरे का आटा ले रहे हैं, ठीक है, चने का आटा ले रहे हैं, चावल का आटा ले रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उस आटे की, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी खा रहा है तो इट मीन्स दैट कि आगे पास्ट में उसको कोई भी ऐसी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लाइक डायबिटीज़ की, क्योंकि हमारा रैंक ऐसे फर्स्ट पे आ गया डायबिटीज़ पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो। नहीं तो ग्लूटेन फ्री में सिर्फ हमें अपने घर के आटे को चेंज करना चाहिए या और भी चीज़ें हैं जो हम लोग ग्लूटेन फ्री कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आटा है। लाइक जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, अगर वो स्टेज 1 पे हैं, ठीक है, या प्री डायबिटिक है, तो मुझे लगता है अगर वो सिर्फ अपना आटा चेंज कर लें तो 80% डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। अच्छा, आटे का इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखें मोस्टली लोग घर की रोटी ही खा रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, या कुछ भी, कोई भी इंसान है ना, उसे घर की रोटी खानी है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% डायबिटीज आपकी रिवर्स हो जाती है। चक्की का आटा, गंदम का चक्की का आटा खाते हैं, ये भी नहीं खाना चाहिए क्या उन्हें फिर? नहीं, ये आप इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो उसके लिए चक्की का आटा इज़ ओके, ठीक है, लेकिन अगर आपको रिवर्स बैक करनी है फिर आपको वही आटा, मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मल्टीग्रेन आटा जो है ना वो यूज़ कर लें। ठीक है जी, आज हमने ख़ास तौर पर क्यों आप लोगों को फटीग रहती है, बल्कि हम सबको ही सर्दियों में सुस्ती और काहली का हम लोग शिकार हो जाते हैं और दिल नहीं करता है कुछ भी करने का। उसकी वजह से ये भी होता है कि हम एक तरह से अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, दूसरा हमारे जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं वो भी नहीं हमारे बॉडी में पूरे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फटीग या लेथार्जिक हम लोग फील करते हैं। तो डॉक्टर अबीरा सलीम हमारे साथ मौजूद थी। अबीरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स उन्होंने हमें बताई हैं कि जो आप लोग कर सकते हैं और ताकि आप हेल्दी भी फील करें और आप एक्टिव भी फील करें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि PHA के हवाले से, जहाँ पर ख़ास तौर पर PHA लाहौर में करोड़ों रुपए की मुबैना माली ज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और बताया ये जा रहा है कि मनपसंद ठेकेदारों को कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ही करोड़ों रुपए अदा किए गए हैं। और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग और ऑपरेशन ने MS रेट के बरखिलाफ
3 करोड़ रुपए ज़ायद अदा किए हैं। इसमें मज़ीद बात करते हैं कि कितने रुपए की और माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और ख़ास तौर पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के ख़िलाफ़। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। जैन, बताइएगा, ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर PHA लाहौर में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत अरसा पहले भी हमने ये मामला देखे हैं, तो अब ये क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? शुक्रिया मुनीबा। सबसे पहले तो ये देखें कि शहर लाहौर में फूल लगाने वाले, पौधे लगाने वाले भी करप्शन से पीछे नहीं है, वो भी करप्शन की दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। इस सिलसिले में ऑडिटर जनरल की तरफ से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुख्तलिफ जो डायरेक्टोरेट्स हैं, जिसमें ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग, इन 4 मुख्तलिफ जो डायरेक्टोरेट्स हैं, इनका ऑडिट किया गया और इन चारों डायरेक्टोरेट्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का, करप्शन का, बेकायदगियों का और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ। और ऑडिटर जनरल ने बाकायदा तौर पर ये तमाम जो ऑडिट पैरेज हैं, इनको एक बुकलेट में छाप कर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया है, ताकि ये जो इस घनौने धंधे में मुलव्वस PHA के अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये तमाम मामला डिस्कस किया जाएगा और फिर उसके बाद सजा और जजा का तयन किया जाएगा। अब जिन जिन मामलात की निशानदेही ऑडिटर जनरल की तरफ से की गई है, उसमें सबसे पहले ये है कि PHA के अफसरान की तरफ से मुबैना तौर पर जो ठेकेदार है उनको नवाजा गया और मनपसंद ठेकेदारों को जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अवार्ड कर दिए गए। इस वक्त पंजाब हुकूमत की ये क्लियर डायरेक्शन है, इसीलिए ई-पैड और ऑनलाइन ई-टेंडरिंग का जो सिस्टम है वो मुतारफ करवाया गया कि जो अफसरान हैं वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड ना करें। लेकिन इसके बावजूद PHA के अफसरान की तरफ से पंजाब हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए, धज्जियां बखेरते हुए जो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इनके अच्छे मामलात थे, अच्छा लेन देन था, इन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया और जो पेपरा के रूल्स हैं उनकी भी वायलेशन की गई। तो ऑडिटर जनरल की तरफ से इस मामले की भी निशानदेही की गई है कि PHA के अफसरान ने यहाँ पर बेज़ाब्तियां की। इसके अलावा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है तो उसका एक बाकायदा पेपर वर्क होता है, दस्तावेजात पर दोनों पार्टीज सिग्नेचर करती हैं। फॉर इंस्टेंस किसी भी मुकाम पर PHA की तरफ से जो रिसेंट ये लाइट्स का काम किया गया, इसकी जो कुल लागत है वो 10 करोड़ रुपए थी, लेकिन PHA के अफसरान की तरफ से उन ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरकारी खजाने से जायद अदायगियां की गई। जराए ये बता रहे हैं कि ये लाइटिंग के काम में और जिन दीगर जो पार्क्स हैं उनकी अपग्रेडेशन की गई, उसमें जो तखमीना लगाया गया था उससे जायद की अदायगियां की गई। ये भी ऑडिटर जनरल की तरफ से इस मामले की भी निशानदेही की गई है कि सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ करते हुए अदायगियां कॉन्ट्रैक्टर्स को कर दी गई। इस तरह सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया गया और उस मुतलका प्रोजेक्ट की जो लागत है उसमें भी होशरबा इजाफा हुआ। ऑडिटर जनरल की तरफ से ये भी मुख्तलिफ जो पैराज हैं, इनकी रिपोर्ट पंजाब असम्बली की अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दी गई है। मुनीबा, इस जो रिपोर्ट लाहौर न्यूज सामने लेकर आया, इसमें मजीद ये बताया गया कि इस वक्त जहां पर PHA को लाहौर में पौधे, दरख्त और ट्री कवर में इजाफे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पर लाहौर में जो इश्तिहारी मुहिम की मद में ये लगे बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, इसके अलावा दुकानों के बाहर जो लगे बोर्ड्स हैं, उनसे जो एडवर्टीजमेंट फी है वो भी लेने की जिम्मेदारी PHA को तफवीज की गई है, ताकि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ये तमाम जो फीसें हैं वो कलेक्ट करके माली तौर पर खुद मुख्तार हो सके और अथॉरिटी के जो मुआशी मसाइल हैं उस पर काबू पा सके। से तो हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, हमें इस हवाले से अपडेट करते हैं। जैन, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान। तो लाहौर जैसे शहर में आज भी हज़ारों अताई डॉक्टर्स ना सिर्फ लोगों की जेबें खाली करवा रहे हैं बल्कि लाखों शहरियों की ज़िंदगी से भी खेल रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कुछ अरसा मुतहर्रिक होती है और फिर खामोशी से छा जाती है। सील्ड हुए क्लिनिक्स और छोटे हस्पताल फिर से पुराने मामूल पर काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जनाब यहाँ गली मोहल्लों में नर्सेस की बड़ी तादाद जो कि गायनोकोलॉजिस्ट बनकर बहुत सी ख़वातीन को दौरान ज़च की मौत के मुंह में भी धकेल देती हैं और बहुत से ऐसे केसेस में तो ऑपरेशंस करने वाली ख़वातीन नर्सेस भी नहीं होती है और कुछ कंपाउंडर्स नुमा लोग भी गली मोहल्लों में मुकम्मल तौर पर जनाब डॉक्टर साहब बनकर बैठे हुए होते हैं और लोगों को स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। अताई डॉक्टर्स कैसे आपकी सेहत के दुश्मन हैं और क्यों हमारा जो महकमा सेहत है उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेने की बजाय बेबस नज़र आता है, इस पर आज हमने इन डिटेल में बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट है FMEC के और चेयरमैन है एंटी क्वैकरी PMA लाहौर के भी। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब अतायत और ख़ास तौर पे ये जो नीम हकीम ख़तरा जान, ये स्लोगन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी कह लें कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये जो जाली डॉक्टर्स और नर्सेज गली मोहल्लों में छोटे छोटे क्लिनिक्स डाल के बैठ जाते हैं, ये क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपने इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया है। और मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल विल इसमें शामिल नहीं होगी ना तो ये मसले हल नहीं होते। अच्छा, तो बड़े मतलब दूसरे शोबाजात के लोग कहते हैं कि जी PMA क्या कर रही है, कि जी क्वैकरी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टरों की जहाँ तक हमारी तंजीमों का वो है, हम लोग मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर ये बात करते हैं कि जी क्वैकरी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को, आप देखें ना, एक बंदा जब बीमार होता है तो उसने किस तरीके से किस जगह पे अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है ये उसको पता होना चाहिए। अच्छा, देखें ना, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का इजहार जो है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर होता है, मतलब पेन की शक्ल में हो गया, कोई साइंस एंड सिम्टम्स होगी। लेकिन ना कहा जाता है कि पेन इज़ ए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। एग्जैक्टली, हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि साइंस एंड सिम्टम्स आर ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज। अच्छा, तमाम साइंस एंड सिम्टम्स ओके, हमने साइन और सिम्टम को ख़त्म नहीं करना। अच्छा, हमने अंदर घुस के वो प्रॉब्लम ढूंढनी है जिसकी वजह से ये साइंस एंड सिम्टम्स हो रही हैं। ठीक। अभी क्वैकरी क्या कर रही है कि वो साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर रही है। जो फर्ज करेंगे कि किसी को सर दर्द है, हाँ, तो सर दर्द के लिए पैरासीटामोल ले ली, सर दर्द के लिए कोई पेन रिलीविंग मेडिकेशन ले ली, लेकिन ये नहीं देखा कि वो सर दर्द जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, वो सर दर्द उसका जो है वो नज़र की कमज़ोरी की वजह से है, वो साइनोसाइटिस की वजह से है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इसको ढूंढना जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर का काम है। अच्छा, तो मकसद गली मोहल्लों में जो आपने अताई हजरात का जिक्र किया, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई मुस्तनिद कोई सनद नहीं होती ट्रीटमेंट करने की, ठीक है ना। सिंपल आम कहीं किसी जगह पे काम किया, किसी क्लिनिक पे काम किया, किसी मेडिकल स्टोर पे काम किया, मेडिसिन का नाम मालूम करके तो वो डॉक्टरी शुरू कर दी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी नर्सेज होती हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद वो अपने मोहल्ले में क्लिनिक्स खोल लेती है। कंपाउंडर्स होते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें पता होता है चीज़ों का, अपने मोहल्ले में वो डॉक्टर साहब बन जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दवाइयों का नाम याद करना डॉक्टरी नहीं है, दवा देना डॉक्टरी है, दवा ना देना डॉक्टरी है। देखे ना, हमने किसको मेडिसिन देनी है, क्योंकि हर इलाज का, हर बीमारी का भी इलाज दवाई नहीं होता। देखे ना, वही बात आ गई कि ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है, हम लोगों को भी पता होना चाहिए पेशेंट्स को हमने किस तरीके से अप्रोच करना है
ठीक और ये जो हमारे लोग जो ट्रीट कर रहे हैं ये देखें लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब बहुत हद तक इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट का, ये जो बनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं, इनका भी बड़ा किरदार अदा करना चाहिए उन्हें भी अपने हद तक, कि ये किस तरह क्वैकरी इतना ज़्यादा जो है ना वो अपने पंजे मजबूत करती जा रही है। इस पर बात करते हैं। सजाद काज़मी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काज़मी साहब, आए रोज़ हम देखते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से क्रैकडाउन किया जाता है क्वैकरी के ख़िलाफ़, इवन दो के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती हैं कि जिन्हें हम मुहिम चला रहे हैं और क्वैकरी को ख़त्म कर देंगे, अतायत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो क्लिनिक्स या जो हॉस्पिटल्स हम देखते हैं गली मोहल्लों में बनाए जाते हैं उनको सील्ड करके जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा से मामूल पर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फिर? क्या वजह है कि ये अतायत जड़ से ख़त्म ही नहीं हो पा रही, अगर ये इतनी मुहिम भी चलाते हैं, कैंपेनिंग भी करते हैं इंतज़ामिया की तरफ से? जी मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल है कि ऑपरेशन किया जाता है अतायत के खिलाफ। जी, असल में अतायत के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जाता, ऑपरेशन किया जाता है दिहाड़ी लगाने के लिए। अच्छा, कि हमने किस तरह क्वैक को पकड़ना है, किस तरह उससे पैसे लेने हैं और किस तरह ये सारे मामला करने हैं। जब आप उसको बंद करने की नीयत से जाएंगे तो वो बंद होगा, लेकिन जब आप उसको बंद करने की नीयत पे नहीं जाएंगे तो वो बंद नहीं होगा। अब देखिए, जब आप इस तरह बंद करेंगे कि वक्ती तौर पे उसको निकाला, ताला लगा दिया, उस 15 मिनट या आधे घंटे के दौरान अगर आपकी उसके साथ डील हो गई तो ठीक है, वरना आप उसको ताला लगाएंगे, उस पर वही कार्रवाई करेंगे जो कि एक अताई के खिलाफ होनी चाहिए। और आप उस कार्रवाई को मेंशन नहीं करेंगे, रिकॉर्ड पे नहीं लाएंगे, और इस रिकॉर्ड पे लाने के लिए आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको सारा एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपने वो कार्रवाई कर दी तो आप समझें कि आपने उसका चालान कर दिया, उसको अदालत में तलब कर लिया। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, उसका फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो आप उसको दावत देते हैं कि आप आधे घंटे में और 1 घंटे के दरमियान हमारे पास आ जाएं। नहीं, काम नहीं शुरू कर दें, आप हमारे पीछे आए। अच्छा। उसको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे फॉलो करें और हमसे राब्ता करें। हमसे राब्ता करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि आपको किस तरह खोलना है। अच्छा। और ये सारी सूरत हाल होती है दिहाड़ी लगाने के लिए। तो जब आप किसी भी जुर्म को अपना तो जरिया ये सारे लोग काज़मी साहब महकमा सेहत के ही होते हैं? जी, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करता चलूं। 2 महकमे जो हैं वो इस वक्त कार्रवाई करते हैं। वैसे तो ड्रग इंस्पेक्टर भी कर देता है जो सिटी गवर्नमेंट के अंदर होता है, जो हेल्थ अथॉरिटी के अंदर होता है। लेकिन इस वक्त जो मुकम्मल जिम्मेदारी है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो गवर्नमेंट ने तश्कील दिया था जी, और दूसरा होता है एक DDHO जो हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के अंडर होता है, जिसको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कहते हैं। जो करप्शन इस वक्त हो रही है वो सारी DDHO की बिहा पे हो रही है, क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन में अभी रिकॉर्ड में नहीं देखा गया कि हेल्थ केयर कमीशन का जो अमला है और स्टाफ है वो पैसे लेके इस तरह की हरकत करे। लेकिन रिकॉर्ड में यही देखा गया है कि जो DDHO है वो ऊपर तक भत्ता देने के लिए ये सारे पैसे जमा करता है। ओके। और बकायदा जो डिस्ट्रिक्ट का CEO होता है, जैसे लाहौर, कसूर और 36 डिस्ट्रिक्ट जो आपके पंजाब के अंदर हैं, ये बकायदा तौर पर एक प्रॉपर बिनौना जुर्म करते हुए जो है वो मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं और उसको आगे तक पहुंचाने, खुद रखने और बंटवारा करने की मुकम्मल जो है वो अपने तौर पर जो है वो कोशिश भी करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से इसको पहुंचाया जाता है। सरकारी जो मुलाजिम है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे हेल्थ के अंदर, वो तो शाम आता है सुबह और शाम को देखता है कि तनख्वाह के अलावा उसकी जेब में कितने पैसे साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा टेलीफोन लाइन पर। हमें कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी मैं ये सवाल कहूँगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह काज़मी साहब बता रहे थे कि दिहाड़ी लगाई जाती है और अगर अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी निभाई जाए तो ये क्वैकरी वाकई ख़त्म हो जाएगी,
बिल्कुल सही। काज़मी साहब माशाल्लाह काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रही हैं इस एंटी क्वैकरी मुहिम में, और इन्होंने काफ़ी काम भी किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। बिल्कुल यही होता है कि दिहाड़ी लगती है और दिहाड़ी लगाने के लिए सारा कुछ होता है। आप देखें ना, मतलब अपने पैसों के लिए आप अवाम की जानों से भी खेल रहे हैं और आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि ठीक है आप काम करें। बल्कि यही बात है, हेल्थ केयर कमीशन बिल्कुल सही फरमाया कि हेल्थ केयर कमीशन के लोग जो हैं उनका काम है क्लिनिक बंद कर दिया, सील कर दिया, दोबारा खुल क्यों जाता है दोबारा? एग्जैक्टली, ठीक है ना, खुलना नहीं चाहिए। एक बंदे को आप इजाजत दे रहे हैं कि वो लोगों की जानों से खेले, ठीक है ना, जिसको पता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम पता नहीं है उसको, और वो ट्रीटमेंट कर रहा है। सबसे पहले तो तशखीस उसको है ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि वो क्या है। देखा ना, मेडिकल स्टोर के ऊपर ये खुराकें बना के दी जा रही हैं। होम्योपैथ जो है वो स्टीरॉइड्स की मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं। हकीम हजरात जो हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं। मसला ये है कि जो उनके डोमेन है उसी डोमेन के मुताबिक ट्रीटमेंट करें। तो सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि बात है वो तशखीस है। अच्छा। डॉक्टरी तशखीस के बगैर आप नहीं कर सकते। जुल्म है, ज़्यादती है, जुर्म है कि विदाउट डायग्नोसिस एनी पेशेंट आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हुकूमती सतह पे और हमारा फ़र्ज़ है, हमारे मीडिया के थ्रू जैसे आप ये काम कर रहे हैं, और ज़िम्मेदारी है हमारी कि लोगों को गाइड करें कि वो अपना इलाज किस तरीके से सही तरीके से वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चले लोगों में तो अवेयरनेस हम पहुंचा देंगे, लोगों को तो हम बता देंगे किसी ना किसी हद तक, लेकिन लोग फिर कहते हैं जी हम डॉक्टर के पास नहीं अफोर्ड कर सकते, उसकी प्राइवेट हम लोग भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। हम लोग इसलिए हकीम के पास चले जाते हैं, एक तो चले टाइम भी हमारा बच जाता है, पैसे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बट द प्रॉब्लम दोबारा वही आ जाती है कि एक मैसिव लेवल पर ये इस चीज को हैंडल करना है। अच्छा, ये बड़ा गलत कंसेप्ट है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं वही कह रही हूँ, लोगों का माइंडसेट है ना, लोगों के ज़हनों में है कि जी हम लोग जो है ना पेमेंट नहीं कर सकते डॉक्टर की फीसें। मैं ये बताऊँ कि मैंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की हुई है, मेरा इसके ऊपर बाकायदा प्रेजेंटेशंस हैं कि डॉक्टर जो है अगर वो 20 पेशेंट डेली देखता है, फैमिली फिजिशियन, तो एक पेशेंट के ऊपर उसका कोई 350 रुपया खर्च आता है। अच्छा, सिर्फ उसका एक्सपेंस जो है 350 रुपया। सही, ठीक है। और अगर देखें, अगर उससे वो कम लेता है, 200 लेता है या 150 लेता है, इसका मतलब है वो लॉस में जा रहा है। तो कम से कम 800 या 900 वो फीस लेता है, तो वो कैपेबल होता है कि वो अपना लिविंग भी कर सके एक रेस्पेक्टेबल तरीके से और लोगों को सही ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है कि वो फैमिली फिजिशियंस को भी फैसिलिटेट करे। मकसद जितने प्रोग्राम ये शुरू हो रहे हैं उसमें व्हाई नॉट टू इन्वॉल्व द फैमिली फिजिशियंस, उनको आप ऑन बोर्ड लें और उनको कंसल्टेशन फी दे के जो आप उधर खर्च कर रहे हैं तो वो गली मोहल्लों में मौजूद हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, हर सतह पे फैमिली फिजिशियन मौजूद है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलें। ये भी हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देती है उनके मुताबिक उसके मुताबिक वो अपने जो है देखें, और ऐसे क्वैकरी भी खत्म हो सकती है। इस तरह क्वैकरी भी खत्म होती है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में एक जीपी मौजूद होता है, फैमिली फिजिशियन मौजूद होता है। बिल्कुल मौजूद है और बड़े क्वालिफाइड मौजूद हैं और बड़े वेल अवेयर्ड हैं, बड़े एजुकेटेड हैं। और ये मैं समझता हूँ कि फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो उनका लोगों की नब्ज पे हाथ है। दे कैन टर्न द टेबल अपसाइड डाउन और अदर वे अराउंड। ठीक है ना, इतना उनके साथ उनका लोगों का इत्मीनान भी होता है फैमिली फिजिशियन, क्योंकि वहाँ पे वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे उन्हें पता होता है लोगों का कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या हो सकता है मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे काज़मी साहब ने कहा कि डॉक्टर्स खुद भी नहीं जाना चाहते गाँव में या देहात में, वहाँ जाके वो ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। सारे ये कहते हैं जी हम लाहौर में ही हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, हमने नहीं जाना वहाँ पर। वाकई ऐसा है? देखें, थोड़ी सी सूरत हाल काज़मी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जी जो देहातों में बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो डॉक्टर्स के लिए समटाइम्स मुश्किल, लेकिन आजकल आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स उन जो रूरल हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो आप जीपीज़ को दे दें, वो करें, वहाँ पे ट्रीटमेंट करें।
अब देखें ना, कम से कम लोगों को सही गाइडलाइन तो मिलेगी ना। लेकिन अगर वहाँ पे जीपीस भी नहीं होंगे, फैमिली फिजिशियंस भी नहीं होंगे, डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, वो कोई जाने नहीं वो चाहेगा, दे तो फिर दें। अतायत तो बढ़ेगी ना नहीं, वहाँ पे। उसमें दे देना, वो फैमिली फिजिशियंस के हवाले करेंगे ठीक जो है। आप टैकल करें, ठीक ठीक है ना। ये आप 50 रुपए लेके 100 रुपए लेके एक अपेंडिक्स वाले पेशेंट को हाँ। आप टाइफाइड बना दें, हाँ। तो उससे जो उसका नुकसान नुकसान होगा, होगा, अपेंडिक्स obviously, फटेगी, हाँ। परफोरेशन होगी और उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा, जान का खतरा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सिर्फ 10 रुपए या 50 रुपए या 100 तो रुपए की यही खातिर चीज तो हम कहना चाह रहे हैं कि इंतजामिया को भी मैसिव लेवल पर, और इसमें आप जैसे जो कंपोनेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कितना सर्व कर लिया, कितने सालों से वो सर्व कर रहे हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी आवाज़ पहुंच सकती है इंतजामिया तक, बिकॉज आप लोग एक पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। तो आप जैसे लोग, काजमी साहब जैसे लोग इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छा इनिशिएटिव ले। डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और सजाद काजमी ने भी हमें ज्वाइन किया था। काजमी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, साल 2024 की अगर बात की जाए ना, तो साल 2024 को याद किया जाता है, ख़ास तौर पर पुलिस मुकाबलों के हवाले से कहा जाता है कि साल 2024 पुलिस मुकाबलों का साल था, जिसमें सबसे ज़्यादा जवानों की एक तो शहादतें भी हुई हैं और डाकुओं की बड़ी तादाद भी इन पुलिस मुकाबलों में शहीद भी हुई, हलाक भी हुए हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 5 सालों के निस्बत साल 2024 में सबसे ज़्यादा 1008 पुलिस मुकाबले रिपोर्ट हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ एक और स्टोरी है जिस पर हमने बात करनी है कि पंजाब में कमसिन बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर गुज़श्ता साल देखा जाए तो 10 साल से कम उम्र बच्चों से बदफेली के वाक़यात 2709 रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अगर बच्चियों से जिनसी ज़्यादती की बात की जाए तो 1359 जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ ये वो मामलात हैं जो जिनके ऊपर हम डिटेल में बात भी करेंगे, और इसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं और कितने मुलज़िमान को पकड़ा गया है, इसमें जो मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कितनी हुई हैं, और कितने जो कह लें कि केसेस थे उनको ख़ारिज किया गया है, उस पर भी हमने आज बात करनी है और उस पर डिटेल भी लेंगे। और साथ ही साथ ट्रैफ़िक पुलिस के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब कि ट्रैफ़िक पुलिस ने पंजाब ख़ास तौर पर साल 2024 में ट्रैफिक कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के इदाद शुमार भी जारी किए हैं। तो ये कुछ आज की स्टोरीज़ हैं जिनको हमने इन डिस्कशन लेकर आना है, और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद हैं, और उसके साथ साथ मुजाहिद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, मुदस्सिर आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। हमने आज बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस कर रहे हैं, इन कॉन्वर्जेशन लेकर आना है। तो सबसे पहले मुजाहिद साहब आप ही से बात कर लेते हैं। ये जो पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिस तरह कहा जाता है कि जो पिछला साल गुजरा है ये पुलिस मुकाबलों का साल गुजरा है और इसमें रिकॉर्ड पुलिस मुकाबले किए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत से लोग कहते हैं जी जाली पुलिस मुकाबले भी किए गए हैं, इसके ऊपर भी हमने बहुत से जो है ना शोज़ भी किए, तो इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है आप? देखें, जो पुलिस मुकाबलों की बात है, यकीनन जो पुलिस का एक रिकॉर्ड बनता है और इस रिकॉर्ड को पुलिस ही ऑन करती है, और हम भी उसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये कहते हैं कि हमेशा चाहे वो क्राइम रेट का रिकॉर्ड हो या पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड हो, तो हमेशा ये कहा जाता है कि पिछले साल जो थी वो डकैती की वारदातें या जो क्राइम रेट था वो बहुत ज़्यादा था और रवां साल जो है वो इतना नीचे आया। ठीक है। तो वही जो अदाद शुमार आपने सुनाया उसमें भी जो है वो अक्कासी करता है मेरी इसी बात की कि पिछले साल जो थे वो पुलिस मुकाबले कम थे और इस साल जो है वो ज़्यादा हुए। पुलिस मुकाबलों में अगर सबसे पहले तो मैं वो चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो वाकई असली पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें पुलिस एहलकारों का भी नुकसान होता है, उनकी कीमती जानें जो हैं वो जाती हैं और उनको शहादत का रुतबा जो है वो मिलता है, वो असली पुलिस मुकाबलों में होता है। और चूँकि इसमें अब ओवरऑल हमने पुलिस मुकाबलों की बात की है, यकीनन
जब भी इस तरह के क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कहीं रेड करती है, कहीं पे छापा मारती है, तो मज़ामत उनकी जानिब से ऐसी होती है कि पुलिस एहलकार अपनी जाने गंवा बैठते हैं, और वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है ऐसा डाकुओं का, क्रिमिनल्स का रद्द अमल जो पुलिस को उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस मुकाबले असल में क्या असली होते हैं या नहीं होते हैं? जो असली पुलिस मुकाबला है उसमें तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि जो असली पुलिस मुकाबला होगा उसमें किसी पुलिस एहलकार को खुदा न खास्ता ज़ख्मी होना चाहिए या शहीद होना चाहिए, लेकिन ऐसे पुलिस मुकाबले जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसमें गोली सिर्फ पुलिस वालों की चलती है और FIR में ये लिखा जाता है कि साथियों की फायरिंग से जो है वो डाकू मर गया या मारा गया। अच्छा, अब इन पुलिस मुकाबलों में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ अरसे से चूँकि इस तरह की शिकायत जिस तरह से आपने तादाद कही है, तो इसकी शिकायत पर FIA को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स के ज़रिए जो है FIA को इसकी इंक्वायरी करने के लिए भिजवाई गई है। दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो FIA उसकी इंक्वायरी कर रहा है, जिसमें कुछ लाहौर का, कसूर का, ननकाना साहब में जो है पुलिस मुकाबले में उस पर FIRों के भी ऑर्डर किए गए हैं। FIA की जानिब से कोर्ट के हुक्म पे जो है वो उनको किया गया था। तो अब पुलिस मुकाबला जो है वो जैसे एक गैंगस्टर आपने सुने होंगे अंडरवर्ल्ड के, अब इनके भी स्पेशलिस्ट पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान भी बाज बन चुके हैं जो कहते हैं कि हम अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए एक वो जो कोई इंडियन फिल्म के किरदारों की तरह के वो पुलिस ऑफिसर जो है वो सामने आ रहे हैं। वाह जी वाह। और वो उनके टिकटॉक भी बनते हैं। लेकिन फिर क्राइम क्यों नहीं खत्म हो रहा? अगर इतने ये लोग वो उसमें काम कर रहे हैं, पुलिस मुकाबले भी कर रहे हैं, क्राइम रेशो वैसे देखिए क्राइम दो से तीन तरह का क्राइम है। अब अगर डाकू मारे जाएं, लूटने वाले लोगों को मारे जाएं तो क्राइम रेट कम आएगा। अब कत्लो गारत करने वाले लोग जो किराए के कातिल लोग हैं वो मारे जाए तो ज़ाहिर है कत्ल की वारदातें कम होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि गैंगस्टर जो गैंग हैं, जो अंडरवर्ल्ड के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो पुलिस की मदद से एक दूसरे के शूटर्स को मरवा रहे हैं। अच्छा ठीक है। किसी की दुश्मनी किसी गैंग के साथ है तो अब पुलिस में अगर इस पे तो बड़ी वसी पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी रिकॉर्ड चेक होने चाहिए कि कौन कौन से पुलिस अफसरान ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं और बरसा साल से उनके ताल्लुकात हैं और ये चलते आ रहे हैं तो इसलिए फिर वो मुतनाज़ा एक किस्म का मामला हो जाता है। मैं इसमें बाप से अफसर हैं, उनको पता भी है शेख साहब को। नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं भी नाम नहीं लेना चाह रहा कि फिर बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं और फिर फोन कॉल्स भी आती हैं कि पुलिस मुकाबला सिर्फ डाकुओं का या शूटर्स का नहीं होता, किसी का भी हो सकता है। वो नहीं वो ये कहते हैं साफियों का भी हो सकता है। अच्छा मतलब ये खुलेआम ये थ्रेट किया जाता है और जो टिकटॉकर पुलिस स्टार हैं वो तो सरेआम कहते हैं। मतलब मुदस्सिर इस बात की तायद करेगा कि बहुत सारे टिकटॉक स्टार, अब देखें मुझे आज सुबह में एक टिकटॉक देख रहा था तो उसमें अब IG पंजाब की जो जानिब से पाबंदी लगाई गई है कि कोई टिकटॉक नहीं बनाएंगे पुलिस वाला यूनिफॉर्म में। अब यहाँ के लाहौर के कोई ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के लोगों तो यूनिफॉर्म पहनते ही नहीं है, वो टिकटॉक बना रहे हैं और उनके 8-10 उनके साथ पुलिस एहलकार भी हैं और वो टिकटॉक सड़क क्रॉस की जा रही है और वो टिकटॉक बना रहे हैं और उस पर गाना भी वो अंडरवर्ल्ड का जिस तरह से। क्या बात है। तो ये तो मामला चल रहे हैं हमारे। तो आपको क्या लगता है ये जो साल 2024 गुजरे जिसमें कितने पुलिस मुकाबले रिकॉर्ड हुए, इनमें से ये हुआ क्यों है? पहले इतना ज्यादा नहीं था इसका चर्चा, अब ये साल 2024 में ज्यादा पुलिस मुकाबले हुए। तो आपको क्या लगता है कि एक जराइम के जो लोग थे उनसे वाबस्ता उनको डराने या उनको खौफ में मुब्तला करने के लिए ये चीजें की गई हैं? असल में ना पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं इस पे हमें इसके पीछे जाना चाहिए। बेरोज़गारी बढ़ी, फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उसकी वजह से जो है वो जो नौजवान थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो बेरोज़गार हुए। उन्होंने फिर ज़ाहिर है क्या करना था, उनके पास क्या काम था, उन्होंने पिस्तौल उठा लिया। अब पुलिस के पास पुलिस रोज़गार तो नहीं दे सकती, पुलिस के पास क्या काम है, पुलिस क्राइम रोकने के लिए क्या काम है। अब देखें पुलिस मुलज़म पकड़ती है, वो जेलों में जाते हैं, उनकी ना कोई अगवा होता है ना मदई उसको फॉलो करता है, वो रिहा पे आ जाते हैं।
अब पुलिस के पास क्या फार्मूला है? पुलिस ने यही फार्मूला निकाला क्राइम को रोकने के लिए, अपनी पोस्टिंगें बचाने के लिए, कि इनको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। अब 2024 को हम पुलिस मुकाबलों के साल के नाम से याद रखा जाएगा, ठीक है। अब देखें कि 1008 पुलिस मुकाबले को कम नहीं है, 502 डाकू मार दिए गए हैं एक साल के अंदर, ठीक है। लाहौर की मैं बात करूं, लाहौर में सबसे ज़्यादा 58 डाकू मरे हैं, ठीक है। और 7 जो हैं वो पुलिस एहलकार भी जो है शहीद हुए हैं। टोटल पूरे पंजाब में जो हैं वो 38 जो हैं वो पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। अब तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस ही सहूलतकार बनी हुई है, वो एक से दूसरों को जो है ना वो इसमें एक बहुत काबिल जिक्र पुलिस मुकाबला है जो फिर भी वो पुलिस मुकाबला नहीं है, लेकिन वो बड़ा काबिल जिक्र है, फिर भी पुलिस मुकाबला है। 3 साल की एक बच्ची लोअर माल पुलिस स्टेशन की हदूद में उसको घर का मुलाजिम उठा कर ले जाता है और उसको उठाकर शफीकाबाद में एक गंदा नाला जिसको कहा जाता है, वो उसमें उसको बच्ची को ज़िंदा फेंक देता है। किस तरह से वो तड़पी होगी, किस तरह से वो रोई होगी। 3 साल की मासूम बच्ची जो शायद अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकती, उसको घर के मुलाजिम ने उसमें फेंक दिया। फिर सेफ सिटी कैमरों की मदद से उस मुलजिम को तलाश करने की कोशिश की गई और हस्बे रवायत सेफ सिटी का कैमरा वहाँ पे कोई चल ही नहीं रहा था। प्राइवेट कैमरों से उस मुलजिम की शनाख्त हो गई। अच्छा। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी ने किसी शख्स को मारा है तो उसकी डेड बॉडी होनी चाहिए। उसकी डेड बॉडी किस तरह से उसका कत्ल किया गया, किस तरह से उसको पता चलना चाहिए। अब वो उस बच्ची की डेड बॉडी भी नहीं मिली। बहुत कोशिश पुलिस की जानिब से की गई, ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिल के उस पूरे नाले का सर्च किया गया, वहाँ पे क्रेनें लाएंगी, बड़ा कोशिश 4-5 रोज़ मुसलसल की गई। अहले इलाका ने भी कोशिश की, उस बच्ची की डेड बॉडी भी ना मिली। मासूम फूल छोटा सा 3 साल का कहाँ से मिलना था। फिर उसका जो मुलजिम था वो पता चला उस घर का मुलाजिम था और वो थोड़ा ज़हनी तौर पे भी ठीक नहीं था, उसका भी पुलिस मुकाबला हुआ। उसके लिए भी आए तो साथी। अच्छा। लेकिन ये तो ठीक है, मैं है तो अनएथिकली, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि ठीक, लेकिन ठीक उसको इस तरह से हम कहेंगे कि तरीकाकार, ठीक काम के लिए भी तरीकाकार गलत, और गलत काम के लिए भी तरीकाकार गलत ही है। सही है। अच्छा, अब जैसे आपने इसकी बात कर ली है, लेकिन हम ना इस पे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट पे बात करना चाह रहे हैं। इसको ना बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। इतना आप किसी को शुतर बेमहार कर देंगे ना, तो फिर इस तरह काम खराब ही होगा। इसका ठीक नहीं हो सकता। आप इसको लिमिटेशन होनी चाहिए ना। आप देखें कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो डीएसपी हैं वो अपने अपने सर्कल के या डिवीज़न के वो बादशाह बने हुए हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और उनकी सिफारिशें इतनी बड़ी हैं कि वो जो मुतलका अफसरान हैं, जो उनके डीआईजीज़ हैं, वो उनको हटा ही नहीं सकते। वो उनसे बालातर डीएसपी भी नहीं है, इंस्पेक्टर हैं तो नहीं हटा सकते। इंस्पेक्टर के ओहदे पे वो डीएसपी लगे हुए हैं, ठीक है। इतने बाख्तियार हैं, डायरेक्ट उनके मिनिस्टर और सीएम लेवल तक जो है उनकी सिफारिशें, वो उनकी जो है वो सिफारिशें। तो काम क्या कर रहे हैं वो? इतनी सिफारिशें, यही काम जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अच्छा, यही काम कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कर नहीं सकते। और उनको काम भी यही आता है। और ये ऐसी काली भेड़ें हैं जिन जब तक पुलिस में इनका सफाया नहीं होगा तब तक ये पुलिस भी बेहतर नहीं हो सकती है। और ख़ास तौर पर ये लाहौर को मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में जो बदनामी का सबसे ज़्यादा सेहरा जाता है, हुकूमत की बदनामी, लाहौर पुलिस की बदनामी और पंजाब पुलिस की बदनामी। सारा बेहतर काम करना चाह रही है वो। पुलिस में सिफारशी कल्चर और सियासी मुदाखलत भी ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन अब इशू ये है कि इतने मसाइल हैं कि ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब जो है वो, उनको सीनियर मिनिस्टर भी खातून है कि उनको ये पुलिस की जो सारे मामलात हैं इसके बारे में ज़्यादा इतना इल्म नहीं है। कि जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें पता होता था वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कम से कम महीने में एक मीटिंग लाजमी लिया करते थे और वहाँ पे आईजी के साथ इस तरह से वो पेश आते थे कि लगता था कि अगर क्राइम रेट कंट्रोल नहीं, क्राइम रेट नीचे नहीं आ रहा और क्राइम बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार आईजीपी है। मैं बताऊं कि सीएम को चाहिए कि साबिक आईजी
अच्छा है जी, जिसका अच्छा नाम हो, शौकत जवेद जैसे है जी को अच्छा, अपना ठीक मशीर है, बना ले, ठीक वो एक एक चीज़ से वाकिफ है, वो बता देगा कि अच्छा। कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ क्योंकि पंजाब के देखें लिए। ना, पिछले साल पंजाब में कमसिन बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का सिलसिला भी नहीं रुक सका। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने के में जो 2999 मुलजिम मुलव्वस पाए हैं, कितने लोग इनमें पकड़े गए और कितने के खिलाफ जो केसेस खारिज किए गए हैं, कितनों को जो है सजाएं मिली हैं? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी मैंने कल फाइल की थी, इसमें जो है वो बच्चे और बच्चियों से मिला के तकरीबन 4000 केसेस हैं जिसके मुकदमा दर्ज हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो केसेस हैं जिसमें 95% जो केसेस हैं वो सच्चे हैं। चलान में जो है वो बिल्कुल जब मुलज़िम पकड़े गए हैं वो सच्चे साबित हुए हैं। और तकरीबन कोई 5 से 7% ऐसे हैं जो फेक झूठी है। तकरीबन ज़्यादातर 95 जो है वो सही है। ठीक है। अब इस केस में जिनसी ज़्यादती के शिकार बच्चे भी हुए हैं और बच्चियाँ भी हुई। ठीक है, इनकी उम्र जो है वो 10 साल से कम है। ठीक है, अब इसमें मुलज़िम पकड़े भी गए हैं और मसला ये है कि इन केसेस में अभी तक पुलिस की जो पकड़ने की, मुलजमान को पकड़ने की शरह वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, इस केस हाँ, क्योंकि नामजद मुलज़िम होते हैं। अच्छा। और वो मुलजिम भी ऐसे होते हैं जिनको गिरफ्तार करना आसान होता है, ना वो दुबई भाग सकते हैं, ना वो किसी बैरून मुल्क जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको पकड़ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो हो रहा है जेंडर सेल बनाया है। शेख साहब इस बात की तईद करेंगे, लाहौर पुलिस में जेंडर सेल में खवातीन को रखा गया और वो खवातीन सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जो हैं वो करप्शन कर रही हैं। करप्शन कर रही हैं और अच्छा। इसमें मैं आपको बताऊं कि वकला मिले हुए हैं। ठीक है, और पूरा एक गैंग बना हुआ है पुलिस के साथ मिलकर। और मुदस्सर इसमें एक तो ये भी तो है ना कि जो इस तरह के मुकदमात होते हैं वो ज्यादातर किसी से इंतकाम लेने के लिए करवाए जाते हैं। नहीं, ये बच्चों वाले केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, बच्चे वाले ठीक है। खवातीन के जो खवातीन का भी केसेस वो इस तरह से होते हैं कि खवातीन के मुकदमात जो 376 की दफात के तहत होते हैं, अच्छा, वो ज़्यादा झूठे मुकदमात होते हैं। इसमें यही होता है कि अक्सर औकात जब FIR दर्ज की जाती है तो पुलिस एहलकार जब मुतलका पुलिस वाले उनको कहते हैं कि आप अपना मेडिकल करवाएं, तो खवातीन मेडिकल नहीं करवाती हैं, क्योंकि उसमें वो चीज़ सच साबित नहीं हो सकती है, तो फिर वो मेडिकल भी नहीं करवाया जाता है। और दूसरी बात जिस तरह से इन्होंने की कि करप्शन जो है वो यकीनन ये भी हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस अब इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस में अब ये हो रहा है कि CCP लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें एक इनिशिएटिव लिया कि जितने भी रोड पेंडिंग जो केस हैं उनका चालान जल्द अज जल्द जमा करवाए गए। इन्वेस्टिगेशन वालों ने अब उसमें काम किया। ज़ाहिर है CCP साहब ने तो उसको काम को जो है वो फास्ट करने के लिए लोगों की जो है वो मदद करने के लिए अहकाम दिए। अब इन्वेस्टिगेशन विंग क्या कर रहा है कि ऐसे लोगों के मुकदमात जो केसेस पेंडिंग हैं, चाहे वो डकैती के हैं चाहे वो चोरी के हैं, उनमें जाली रिकवरियाँ करके और झूठे चलान तो सच्चे हैं लेकिन वो उसमें फेक रिकवरियाँ डाल के तो वो चलान अदालतों में जमा करवाए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से इसमें अगर 1 लाख चलान जमा हुआ है तो उसमें कम से कम 20,000 ऐसे चलान होंगे जो लोगों को ना रिकवरियां मिली, ना उनकी बरामदगियां हुई, फेक डॉक्यूमेंट्स करके ना कि वो मिल गए हैं। देखिए वो हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव कि उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन वालों ने लिखना है ना कि जी मुदस्सर हुसैन के साथ डकैती हुई थी, 10,000 रुपया इसका गया था और 2,000 रुपया रिकवरी इसको दे दी गई है। अच्छा। सबसे मैं बात करना चाहूँगा कि अदम पता करके बड़ी जो है वो मिसले जो है वो अदम पता कर दी जा रही है। इनिशियल यही होता है और उसके बाद जब मदई सामने आता है वो कहता है कि मेरे मुकदमे का फॉलोअप करें तो उसको पता चलता है कि उसका मुकदमा तो अदम पता कर दिया गया। अच्छा। तो कोई पता नहीं चला कि कौन मुलजम है और तफ्तीशी ने अदम पता करके जो इनिशियल वो भिजवा देता है। क्लोज हो जाता है ना उसके बाद। केस क्लोज नहीं होता, यानी कि मदई अगर जाके अफसरों को मिलता है दरखास्त देता है तो फिर तो उसका केस रीओपन हो जाता है। लेकिन अदम पता का मतलब ये है कि कोई पता नहीं है कि मुलजम कौन है और मदई भी अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है इस केस को। तो ये जो है वो सूरत हाल चल रही है। तो ये चलान जमा करवाना ठीक बात है, अच्छे होने चाहिए। तफ्तीशों को बड़ा उन्होंने इस साल खींचा है चलान जमा करवाने के हवाले से। लेकिन बात यह है कि
चलान असल होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेलिटीज जो है ना वो आप कर लें। फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जाएं और जान छुड़ाई जाए और टाइम पास अच्छा, यहाँ पे भी चलान हुए हैं और दूसरा बताया ये जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पे भी बहुत ज़्यादा चलान काटे गए हैं लोगों के, 84% से ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको बताऊँ मुनीबा कि 1 करोड़ 61 लाख जो है वो चलान हुए हैं। अच्छा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बेचारा आम शहरी है, गरीब मोटरसाइकिल, वो फंसा है। अब उसमें 61 लाख मोटरसाइकिलों के चलान हुए हैं और चलान किस चीज़ पे हुए हैं? लाइन की खिलाफ वर्जी करने पे हुए हैं, हेलमेट ना पहनने पे हुए हैं और डबल सवारी पे, यानी कि एक किसी ने किसी को लिफ्ट ले ली या कोई बेचारा जिसके पास पैसे नहीं, उसने कहा मुझे बैठा लो, तो उसका भी जो है वो चलान कर दिया जाता है। तो ये उसमें जो है ना इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, आवाम को जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। 2000 जुर्माना ठीक है, आप रखें, सख्ती करें, लेकिन सख्ती का कोई होना है। अब एक गरीब आदमी मुझे बताएं 2000 तो उसकी इनकम नहीं है एक दिन की, या वो कैसे वो 2000 रुपये का जो है वो जुर्माना देगा? तो ये ज़्यादती है। मैं समझता हूँ इस पे जो है वो कम करना चाहिए। आप तजावज़ात को ख़त्म करवाएं, वो सारे ताजरों की तजावज़ात हैं उसको आप ताजरों को लें। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे मुजाहिद साहब? देखिए, मोटरसाइकिल के जो चालान की तादाद इसलिए भी ज़्यादा है, लेकिन ये लोग ना सिर्फ चालान इनको बोझ पे डाला जा रहा है, बल्कि इनको एहसास कमतरी में भी मुब्तला किया जाता है। वो इस तरह से कि किसी चौक पे आप खड़े हो और 10 मोटरसाइकिलों वालों को ट्रैफिक वार्डन वालों ने रोका होता है, तो एक बड़ी गाड़ी वाला वहाँ से गुजरता है और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई होती और फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो वहाँ से आसानी से गुजर जाता है। और वो मोटरसाइकिल सवार उस बड़ी गाड़ी वाले को देखता है कि यकीनन एक वो बड़ा आदमी होगा कि ट्रैफिक वार्डन की जरूरत नहीं है कि उसको रोके और उसका चालान वायलेशन। तो ये मामलात हो रहे हैं जनाब शहर वैसे लाहौर में। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फार्चूनर को रोका हो पुलिस ने, हमने भी नहीं देखा, सिर्फ ये जो वाले को कोई रोका हो, मोटरसाइकिल वाले उन बेचारों की कमबख्ती आती है और उनसे ये सारी चीजें की जा रही होती हैं। फिर वो सबके लिए होना चाहिए एक जैसा। ठीक है जी, मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। पुलिस के हवाले से, ट्रैफिक चलान के हवाले से हमने बात की है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।